हाय गाइस, दिस इज आसिफ। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। तो हम लोग अपना एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने के से पहले हम उसका इंट्रो जानेंगे कि आखिर हमें इस एक्सरसाइज में क्या क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमारा है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, अंक गणित की मूलभूत प्रमेय। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो ये जानेंगे कि आखिर ये अंक गणित की आधारभूत प्रमेय होता क्या है। ठीक है, तो इसको जानने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, ये जानेंगे। ठीक है, फिर हम क्या जानेंगे, कंपोजिट्स नंबर, कंपोजिट्स नंबर। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्याएं। हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं। ठीक है, हमें तो यहाँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हमें प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर मालूम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से हमें ये समझ में आएगा। तो प्राइम नंबर क्या होता है, देखिए अभी हम दो एग्जाम्पल लेते हैं। क्या करते हैं, दो एग्जाम्पल लेते हैं, एक 4 लेते हैं और एक 5 लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं ना 4 किससे किससे कटेगा। ठीक है, तो देखिए 4 1 से कटता है, फिर 4 2 से कटता है, फिर 4 4 से भी कटता है। ठीक है, उसी प्रकार जब हम 5 को देखेंगे तो 5 1 से कटता है और 5 5 से कटता है और किसी से नहीं कटता है। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि 5 को जब हम किसी नंबर से काट रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 से हो रहा है, नहीं तो 5 से हो रहा है। ठीक है, मतलब 1 से हो रहा है और अपने आप मतलब खुद से हो रहा है, इटसेल्फ। ठीक है, और 4 क्या हो रहा है, 4 1 से हो रहा है और अपने आप से भी हो रहा है, उसके साथ साथ एक और दूसरे नंबर से भी हो रहा है 4। ठीक है, 4 1 से भी हो रहा है और अपने आप से भी हो रहा है, 4 4 से भी कट रहा है और एक और दूसरा नंबर 2 से भी हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो ये जो 4 है इसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर और 5 को बोलेंगे प्राइम नंबर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ पे डिफिनीशन क्लियर होता है कि जो नंबर 1 से और सेम से डिवाइड हो वह नंबर प्राइम नंबर कहलाता है, और जो नंबर 1 से और सेम के साथ साथ और किसी अन्य नंबर से भी डिवाइड हो उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसको एक तरह से और समझा जा सकता है कि मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 12। ठीक है, हमारे पास एक नंबर है 12 और एक नंबर है मान लीजिए कि 7। ठीक है, दो हमारे पास नंबर है। ठीक है, अब इनके हम फैक्टर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फैक्टर। फैक्टर होता क्या है, किसी नंबर का कोई नंबर तब फैक्टर कहलाएगा जब वो नंबर उसको क्या कर दे, डिवाइड कर दे। ठीक है, तो देखेंगे कि इसका फैक्टर क्या होता है 12 का, तो 1 से डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से होता है, 4 से होता है और 6 से होता है और खुद 12 से होता है। उसी तरह 7 का क्या होता है फैक्टर, ये 1 और 7, 1 और 7 इसके फैक्टर हैं और 12 के ये फैक्टर हैं। ठीक है, तो 7 के कितने फैक्टर हैं, तो केवल 2 है। मतलब 1 के साथ साथ जब ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, 7 का केवल 2 फैक्टर है और यहाँ पे 12 का 2 से अधिक है, 2 से अधिक है। तो अगर हम फैक्टर के अकॉर्डिंग डिफिनीशन बोले तो वह नंबर जिसका केवल 2 फैक्टर हो वह नंबर प्राइम नंबर कहलाता है। वह नंबर जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो, 2 से अधिक फैक्टर हो, उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो आसानी से हम डिफिनीशन क्या कर सकते हैं, दोनों का बता सकते हैं।
प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का। फिर एक बार डिफिनीशन को ध्यान से सुनिए कि यदि किसी नंबर का 2 से अधिक फैक्टर हो तो उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं, या यदि किसी नंबर का केवल 2 फैक्टर हो उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपना मेन टॉपिक अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पे। तो ये प्रमेय होता क्या, ये थ्योरम होता क्या है? तो ये थ्योरम कहता है कि प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर इज यूनिक if ignore order। ये हमारा होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज यूनिक, मतलब किसी भी नंबर का, किसी भी हम कंपोजिट नंबर का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे तो यूनिक होगा। यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय, मतलब उसका कोई दूसरा फैक्टर ना हो। जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्लास में 50 बच्चे हैं, अगर उन 50 बच्चों का कहें कि आप क्या करो बाबू 12 का प्राइम फैक्टर करो, तो सारे बच्चों का आंसर क्या होगा, एक जैसा होगा, भले से उनका ऑर्डर, लिखने का ऑर्डर अलग अलग हो। जैसे मान लीजिए इसका क्या होता है फैक्टर, प्राइम फैक्टर होता है 2 × 3। तो बहुत बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 2 × 2, या बहुत बच्चे ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3 × 2। तो ये सब ये प्राइम फैक्टर है, सब क्या है, प्राइम फैक्टर है। इन दो मतलब एक ही नंबर का ये प्राइम फैक्टर है। अंतर क्या है, तो इनके लिखने का ऑर्डर जो है ना, ऑर्डर का अंतर है। मतलब यहाँ पे 2 और 3 आया है, यहाँ पे 3 2 2 आया, तो बस ऑर्डर क्या हो रहा है, बदल रहा है, लेकिन फैक्टर सेम है। तो वही कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर इज यूनिक इफ इग्नोर ऑर्डर, मतलब ऑर्डर को क्या कर दिया जाए, इग्नोर कर दिया जाए। मतलब ऑर्डर को अगर ध्यान में न रखे तो किसी भी संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या होगा, अद्वितीय होगा। यही होता है हमारा अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। ठीक है, जैसे देखिए समझते हैं कि ये प्राइम फैक्टर होता क्या है, प्राइम फैक्टर क्या होता है, यहाँ पे हमको यहाँ समझना होगा कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे अभी एग्जांपल लिए 12 का एग्जांपल लिए हैं, तो 12 का फैक्टर लिखते हैं, जितने फैक्टर हमसे हो सकते हैं लिखते हैं। फैक्टर का मतलब होता है, ठीक है, देखिए जैसे 1 × 12 से 12 आता है, 1 × 2 × 6, ठीक है, 1 × 2 × 2 × 3, फिर 1 × 3 × 4। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब 12 के फैक्टर्स हैं, सब क्या है 12 के फैक्टर किए गए हैं। अब इसमें से प्राइम फैक्टर वही होगा, ठीक है, जिसके सारे के सारे फैक्टर्स क्या हो, फैक्टर्स में आए हुए सारे के सारे संख्याएं क्या हो, प्राइम हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 12 आ गया है, तो 12 प्राइम फैक्टर, 12 प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब ये प्राइम फैक्टर नहीं है। 6 आ गया है, 6 भी प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब ये प्राइम फैक्टर नहीं है। यहाँ पे 4 आ गया है, 4 भी प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब ये प्राइम फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो ये सब पता चल गया कि ये और ये प्राइम फैक्टर नहीं है। यहाँ देख रहे हैं तो 1 देखो, 1 ना तो कंपोजिट होता है ना ही प्राइम होता है। ठीक है, 1 इन दोनों के लिए एक स्पेशल नंबर है, वो ना ही कंपोजिट में आता है ना ही प्राइम में आता है, तो 1 को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या है 2 और यहाँ पे क्या है 2, फिर क्या है 3, तो 2 2 और 3 जितने भी नंबर आए हैं सब क्या हैं, प्राइम नंबर है। इसका मतलब इस फैक्टर को हम क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टर। मतलब प्राइम फैक्टर क्या होता है कि किसी भी संख्या का वह फैक्टर जिसमें आए हुए सभी के सभी संख्याएं क्या हो, प्राइम हो, उसे हम प्राइम फैक्टर बोलते हैं। ठीक है।
तो हम किसी भी संख्या का जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, यूनिक होगा। यही हमारा क्या होता है, अंक गणित का मूलभूत या आधारभूत प्रमेय होता है। ठीक है, अब यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझने के बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और इस एक्सरसाइज में हमें एलसीएम ज्ञात करना होगा। एलसीएम, ठीक है, एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास दो नंबर, हम दो नंबर लेते हैं 6 और 24। ठीक है, 6 और 24 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो इसको हम प्राइम फैक्टर करके निकालेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो दोनों का हमें क्या निकालना होगा, प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे। तो क्या करेंगे, हम इसको ऐसे काटेंगे, ये 2 से होगा 3 टाइम्स, फिर 3 से होगा 1 टाइम्स। ठीक है, तो 6 का यहाँ पे हम क्या करेंगे, फैक्टर लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 × 3 × 1, लिखे या ना लिखे कोई मतलब नहीं है। अब क्या करेंगे हम यहाँ फिर 24 को करेंगे तो 2 से 12 टाइम्स में, फिर 2 से 6 टाइम में, फिर 2 से 3 टाइम्स में, फिर 3 से 3 1 टाइम्स में। फिर हम क्या करेंगे, 24 का लिखेंगे फैक्टर्स, तो क्या होगा 2 × 2 × 2 × 3 × 1। हम इसी प्रोसेस के द्वारा यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे और उसी के द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं, एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 और 24 का। तो एलसीएम कैसे होता है, देखिए ध्यान से, एलसीएम मतलब लॉसव, लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, क्या करते हैं, पहले देखते हैं इन दोनों के फैक्टर्स में क्या कॉमन है। तो यहाँ पे 2 कॉमन है, और क्या कॉमन है, तो 3 कॉमन है, और क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, जो कॉमन होता है उसको क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं। तो 2 और 3 कॉमन था, तो हमने 2 × 3 क्या किया, लिख लिया। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं, अब जो नहीं कॉमन होता है, जो बचता है उसको भी लिखते हैं। तो क्या क्या बचा है, 2 बचा है, और फिर क्या बचा है, 2 बचा है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे और सबका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12 × 2 = 24। तो इसका 2 और 6 और 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब इसी प्रोसेस के द्वारा हम एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। देखिए एचसीएफ जो पिछले एक्सरसाइज में हम लोग निकाले थे यूक्लिड एल्गोरिदम के द्वारा। अब देखिए क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसमें जो मिलता है केवल उसको लेते हैं। मतलब दोनों के फैक्टर्स में जो कॉमन होता है उसको लेते हैं। तो 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो बस हम 2 और 3 को लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6। मतलब 2 का और 24 का एलसीएम 24 और 6 का और 24 का एचसीएफ कितना आया है, 6 आया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक रिजल्ट चेक करते हैं। ठीक है, हमारा 2 नंबर था 6 और 24। ठीक है, इनका एलसीएम क्या आया है, तो एलसीएम आया है 24, एचसीएफ क्या आया है, तो एचसीएफ आया है 6। ठीक है, तो देखिए दोनों नंबर सेम है, ये देखिए 6 और 24, यहाँ पे 24 और 6। तो क्या करेंगे, इन दोनों जो नंबर्स लिए थे उनका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के क्या आएगा, बराबर आएगा, क्योंकि दोनों नंबर अभी सेम आया है, तो इनका मल्टीप्लाई भी क्या आएगा, बराबर आएगा। तो इससे हमको ये रिजल्ट मिलता है कि अगर हम 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ लें तो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब 2 संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के लसाअ और मौसा का क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक रिजल्ट लिख सकते हैं यहाँ पे कि 2 संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के लसाअ और मौसा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, उन दोनों संख्याओं के लसाअ
और मौसा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखे तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। ओके, तो क्या करता है एक्सरसाइज में हमें ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दो नंबर दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इनका HCF और LCM निकालिए और इस रिजल्ट को प्रूव कीजिए। ठीक है, तो हम सिंपल तरीका से अभी जो किए थे वैसे करेंगे, दोनों का LCM और HCF निकालेंगे, फिर उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और उनका HCF और LCM के मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दोनों बराबर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक, तो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जांच करें कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 पे पावर n अंक 0 पे समाप्त होगा कि नहीं होगा, ये हमें बताना होगा कि नहीं होगा। 4 पे पावर n क्या है, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, पहले ये समझिए कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 4 पे पावर n जहाँ प्राकृतिक संख्या, क्या इसका जो आंसर आएगा, मतलब जब हम n को बदलेंगे प्राकृतिक संख्या से, मतलब 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो क्या जो आंसर आएगा वो 0 पे समाप्त होगा कि नहीं होगा, ये हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो चलिए रख के चेक करते हैं। 4 पे पावर 1 रखते हैं एक बार, तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा और 4 का गुणनखंड क्या होता है, 2 इंटू 2। ठीक है, और बराबर ये हमारा हो गया। ठीक है, अब 4 पे पावर 2 रखते हैं तो क्या मिलेगा, 4 इंटू 4 मतलब क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये क्या होगा, 4 पे पावर 3 रखेंगे तो क्या होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो क्या होगा, 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अगर क्या रखेंगे, 4 पे पावर 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, फिर इसका फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2, 1 2 3 और फिर 2 इंटू 2। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, 2 दूना 4 आएगा, फिर इसका क्या आएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 आएगा, फिर इसका क्या आएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 आएगा। इसका क्या आएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256। तो ये हमें मिल रहा है। हमने n को 1 से 2 से 3 से 4 से रिप्लेस किया तो हमें आंसर क्या मिला, 4 मिला, 16 मिला, 64 मिला, 256 मिला। तो इनका इकाई का स्थान क्या है, 4 है, 6 है, 4 है, 6 है। ठीक है, मतलब क्या कि इनका इकाई का स्थान पे 0 नहीं आ रहा है। तो 0 देखिए बताते हैं कब आएगा, तो 0 तब आएगा जब इनके फैक्टर में 2 और 5 कम से कम एक बार जरूर आए। ठीक है, कम से कम 2 और 5 का पेयर एक बार जरूर आए, तब 0 पे क्या होगा, समाप्त होगा, नहीं तो कभी 0 पे समाप्त नहीं हो पाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या होगा, इसके गुणनखंड में हमेशा देखिए 2 आ रहा है, कहीं 5 है ही नहीं, तो कम से कम 0 आने के लिए कम से कम 2 और 5 का एक पेयर होना चाहिए, तब 0 पे समाप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसका मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें क्या होगा, ये अंक कभी 0 पे समाप्त नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए यह 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू। अब हम इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।